नमस्कार। मैं एशियन इंटरनेशनल स्कूल की हिंदी शिक्षिका सीमा साव। आज मैं कक्षा 10वीं के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पद भाग से उत्साह पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके कवि हैं कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आइए कविता पढ़ने से पहले कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में जान लें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला था। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोग को संभव किया। छायावादी रचनाओं में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषण के प्रति अगाध प्रेम। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख रचनाएं अनामिका, परमेल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते, उपन्यास, कहानी इत्यादि है। आइए पाठ की रूपरेखा देख लें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने उत्साह कविता के अंतर्गत बादलों को एक ओर तो लोगों की आकांक्षा, इच्छाओं को पूरा करने वाला बताया है, तथा वहीं दूसरी ओर उन्हें विध्वंस, ध्वस्त, नष्ट, विप्लव, विद्रोह और क्रांति चेतना के प्रतीक के रूप में बताया है। कवि निराला इस कविता के माध्यम से सामाजिक क्रांति और बदलाव लाना चाहते हैं। यह कविता एक आह्वान गीत है। तो आइए अब कविता को पढ़ें, जिसका शीर्षक है उत्साह। कवि उत्साह से ही मानव के जीवन में उमंग और नए उत्साह लाना चाहते हैं। कविता है बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। आइए अब इस कविता के शब्दों के अर्थ देख लें। धराधर बादल, उन्मन अनमनापन, निधाग गर्मी, सकल सब, आभा चमक, वज्र कठोर, अनंत जिसका अंत न हो सके। आइए कविता के भावार्थ को समझें। कवि उत्साह कविता के माध्यम से बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर घेर कर खूब गरजो। और फिर वह काले बादलों की तुलना बच्चों के काले और घुंघराले बालों से करता है और कहता है कि तुम्हारे सुंदर बाल अर्थात केस काले एवं घुंघराले हैं। ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं, अर्थात काले एवं सघन बादल अत्यंत दूर दूर तक
समूचे क्षितिज पर फैले हुए हो। फिर कवि बादलों की तुलना कवि के रूप में व्याख्यात करते हुए कहता है कि तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है, अर्थात जैसे बादल वर्षा करके सभी को नया जीवन प्रदान करते हैं और पीड़ित प्यासों जनों की इच्छा पूरी करते हैं, हे कवि तुम भी अपने अंदर ऐसी गर्जना लाओ, ऐसे उत्साह लाओ और उसी प्रकार तुम भी संसार को नया जीवन प्रदान करो। जिस प्रकार बादलों में ब्रज छिपा होता है, वैसे ही तुम अपनी कविता में नवीनता लाओ, ऐसा कुछ रच डालो, ऐसा कुछ लिख डालो जिससे पढ़कर मानव के अंदर नवीनता का संचार हो और नए उमंग उत्साह उत्पन्न हो। अर्थात भावनाओं में ब्रज छिपाकर नवीन सृष्टि का निर्माण करो, क्योंकि समूचे संसार को जोश और उमंग की आवश्यकता है जिसे तुम पूरा कर सकते हो। इसके बाद कवि दूसरे पंक्ति में लिखते हैं कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। आइए इसके अर्थ को देख लें। विकल बेचैन, उन्मन उदास, निधाग गर्मी, सकल सारे, अज्ञात अनजान, अनंत आकाश, तप्त जलती धरा पृथ्वी। आइए कविता की दूसरी पंक्तियों के भावार्थ को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि कवि बादलों से क्या आग्रह कर रहे हैं। तो कवि कहता है कि चारों ओर वातावरण में बेचैनी व्याप्त है, लोगों के मन भी दुखी थे, इसलिए वो बादलों को आग्रह करता है और कहता है कि लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर घेर कर गरजो और बरस कर धरती को तृप्त कर दो, क्योंकि संसार के सभी प्राणी भयंकर गर्मी के कारण बेचैन और उदास हो रहे हैं और वह आस लगाए बैठे हैं, इसलिए तुम उन्हें तृप्त करो। आकाश की अज्ञात दिशा से आए हुए घने बादलों, तुम बरसकर गर्मी से तपती धरती को फिर से ठंडा करके लोगों को सुखी कर दो। अतः न केवल पृथ्वी बल्कि जन जन भी तुम्हारे वर्षा के इंतजार में बैठी हुई है, उनकी आशाओं को पूर्ण करो। देखिए कवि बादलों से क्या क्या आग्रह कर रहे हैं उत्साह कविता के माध्यम से। कवि ने बादलों को कल्पना जैसे विस्तार के समान घने बाल वाले बताया है, नवजीवन देने वाले कवि के समान बताया है, अज्ञात दिशा से आए अनंत के घन इत्यादि कहा है। बादलों के हृदय में ब्रज के समान विनाश और विध्वंस का उपकरण छिपा हुआ है, ताकि नवीन सृष्टि का निर्माण हो सके। तो इस प्रकार कविता पूरी होती है, किंतु आइए इसके उद्देश्य को जान लें। उत्साह एक प्रतीकात्मक कविता है जिसमें कवि निराला ने बादलों के माध्यम से सामाजिक विकृतियों का विरोध करने पर बल दिया है। उनका मानना है कि समाज में परिवर्तन केवल क्रांति के माध्यम से ही किया जा सकता है। अतः इस प्रकार
उत्साह कविता के उद्देश्य पूरे होते हैं। हमें आशा है कि आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद। आइए अब आपके पाठ्य पुस्तक से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की दूसरी कविता पढ़ते हैं और इसके शब्दार्थ को भी जानने का प्रयास करते हैं। कविता है अट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन के तन, सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है। आइए अब इसके शब्दार्थ को भी जान लें। अट समाना, आभा सौंदर्य, पर पंख, मंद गंध, हल्की हल्की खुशबू। उर हृदय, पुष्पमाल पुष्पों की माला। पाट पाट जगह जगह, शोभाश्री सौंदर्य। आइए कविता अट नहीं रही है के भावार्थ को देख लें। प्रस्तुत कविता में फागुन के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि चारों ओर फागुन की शोभा समा नहीं पा रही है। अर्थात फागुन की शोभा तन में समा नहीं पा रही है। फिर कवि कहते हैं कि इस समय चारों ओर फूल खिलते हैं। अर्थात हे फागुन, तुम जब सांस लेते हो तो उस सांस में तुम संपूर्ण प्रकृति को खुशबू से भर देते हो। अर्थात चारों तरफ के वातावरण मनमोहक हो जाता है। वह सुगंध वातावरण में फैलकर हर घर घर को खुशबू से भर देते हो। यह सब देखकर कवि का मन प्रसन्न हो उठता है और आकाश में उड़ना चाहता है। इस वातावरण में पक्षी भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ना चाहते हैं। फागुन का यह दृश्य इतना सुहाना है कि यदि कवि कहते हैं कि मैं इन सब से आँख हटाना भी चाहूँ तो हट नहीं रहा है। इस समय डालियाँ कहीं लाल तो कहीं हरे पत्ते से लदे हुए हैं। इन सबको देखकर कवि को ऐसा लग रहा है मानो फागुन ने गले में सुगंधित मस्त कर देने वाली फूलों की माला पड़ी हो। इस प्रकार जगह जगह फागुन का सौंदर्य बिखरा हुआ है कि वह सौंदर्य समा नहीं पा रहा है। अर्थात कवि फागुन की सुंदरता को अपने अंदर समा नहीं पा रहे हैं और उनकी नज़र हट नहीं रही है। आइए अब जानें कि कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन किन रूपों में किया है। कवि कहते हैं कि फागुन के प्राकृतिक सौंदर्य का प्रभाव नए नए लाल हरे पत्तों फूलों के रूप में चारों ओर समाया हुआ है। प्रकृति में चारों ओर उल्लास और सौंदर्य से कवि का मन प्रसन्न होकर आकाश में उड़ना चाहता है। अर्थात कवि आकाश में विचरण करना चाहते हैं हर्षो उल्लास के साथ। फिर कवि प्रकृति की व्यापकता को देखकर कहते हैं कि उनका मन प्रसन्न हो उठा है और वह चाहकर भी अपनी दृष्टि उस प्राकृतिक सौंदर्य से हटा नहीं पा रहे हैं।
अतः हम कह सकते हैं कि प्रकृति की सुंदरता को देखकर न केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षी आदि सभी का मन प्रसन्न हो जाता है। तो इस प्रकार हमारी कविता अट नहीं रही है का भावार्थ समाप्त होता है। धन्यवाद।